नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेंद्र सिंह कुशवाहा और आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिसिटी। तो असल में मैंने एक लिस्ट बनाई है जो जो अपन आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कई सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं इस चैप्टर में से। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल, नोमेनक्लेचर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है वो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स देखेंगे और टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अपने को क्लासिफिकेशन की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अभी जो है 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को अगर अपन इंडिविजुअली पढ़ने जाएंगे तो अपने को कितना समय लगेगा। मतलब काफ़ी सारे समय लगेगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक वेट अलग है। तो अपने को हर एलिमेंट को समझने के लिए एक अलग अलग मेथड समझनी पड़ेगी, फिर अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी टफ पड़ जाएगा। पर कई सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं कि जो कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं या फिर एक जैसी होती है। जैसे कि एक ग्रुप है, अब इसमें जैसे कैल्शियम और मान लीजिए स्ट्रॉन्शियम जो है वो एक जैसी प्रॉपर्टीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें एक ग्रुप में डाल रहे हैं ऐसे। तो ऐसे करके ना साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने असल में एक सिस्टमेटिक वे निकाली सारी चीज़ों को समझने के लिए, ताकि अपन जो है जल्दी से जल्दी किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी एक जो जनरलाइज प्रॉपर्टीज़ हैं वो समझ सकें। ठीक है, तो अपन आज इस चैप्टर में वही सब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रखी है, तो ये वीडियो आपके नीट प्रिपरेशन और जेई प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मेक श्योर करें कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो जेनेसिस में आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डोवेनियस लॉ ऑफ ट्रायड्स। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ ट्रायड्स क्या कहता है देखते हैं। तो जैसे कि हाँ, जॉन डोवेनियर जो है वो जर्मन केमिस्ट हैं और वगैरह वगैरह, ये तो खैर नहीं पूछेंगे। पर इसमें ऐसा है कि जो आइट साइड वाले दो एटम हैं, तो उन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो उनका एटॉमिक वेट का जब हाफ करेंगे तो मिडिल वाले एलिमेंट से मैच करेगा। जैसे कि लिथियम का 3 है, पोटेशियम का 19 है, 19 प्लस 3 करेंगे तो 22 आएगा, जिसका हाफ करेंगे तो Na आएगा, मतलब कि ये Na। ठीक है, अब ऐसे ही कैल्शियम और बेरियम को जब अपन करेंगे तो स्ट्रॉन्शियम आएगा, उसका हाफ करेंगे तो स्ट्रॉन्शियम आएगा। वैसे ही Cl और I का जब करेंगे तो उसका ब्रोमीन आएगा ऐसे। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आएगा न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, तो ये असल में एक इंग्लिश केमिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इनके अनुसार जो है ना कि जैसे अपन हर आर्ट के बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन जब एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम आ रही थी। तो जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं अपन इसका कि कैसे आ रही थी सेम। तो जैसे कि लिथियम है, अब इसको जब अपन +8 करेंगे, जैसे लिथियम 3 +8 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है Na। तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो Na से मैच कर रही थी। जैसे बेरिलियम है, अब बेरिलियम में अपन +8 करेंगे तो क्या आ रहा है 12, तो वो Mg से मैच कर रहा था। तो असल में इन्होंने इसी बेसिस पे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ठीक है, अब इसको वैसे तो पढ़ना चाहिए, वैसे हटा दिया, पर इसे भी पढ़ लेना चाहिए था, ये सही है। अब नेक्स्ट जो है वो लूथर मेयर थे। तो लूथर मेयर ने भी यही कहा था। उन्होंने क्या करा था कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, इनको एटॉमिक वेट के बेसिस पे पीरियोडिकली जो रिपीटेड पैटर्न आ रहा था उसके बेसिस पे इनको जो है प्लॉट करा था सभी के सभी एलिमेंट्स को। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो मेंडलीव थे, और मेंडलीव ने काफ़ी सही ढंग से सारी सारी चीज़ों को अरेंज करा था। इनकी कई सारी प्रेडिक्शंस भी सही रही थी। तो ये जो थे इन्होंने जो इनकी टेबल दी थी, पीरियोडिक लॉ की टेबल जो दी थी, मेंडलीव की जो टेबल थी उसमें इन्होंने उसके पीरियोडिक फंक्शंस को ना एटॉमिक वेट के बेसिस पे क्लासीफाई करा था, और उनके बेसिस पे ही उन्होंने इसको अरेंज करा था, और इनकी कई सारी प्रेडिक्शन सही थी। पर देखते हैं, मेंडलीव जो है उन्होंने प्रिडिक्ट करा था एग्जिस्टेंस ऑफ एका एल्यूमिनियम जो कि गैलियम बना बाद में जाके, और एका सिलिकॉन जो कि बाद में जाके जर्मेनियम बना। तो इनकी ये कई सारी प्रेडिक्शन जो है सही थी। अब हालांकि ये टेबल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसे स्लाइड में नहीं डाला, पर आप चाहे तो इसे एक बार देख सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में इसका एक पूरा का पूरा डायग्राम बना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड टेबल। तो ये तो आपको पता ही है कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पड़ी है, और इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उनके एटॉमिक नंबर का। तो ये सब तो आपने पढ़ ही रखा है, अपन एक बार नज़र मार लेते कैसा दिखता है। तो
ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें कुल 18 ग्रुप हैं, 7 रोज़ हैं, तो 7 पीरियड्स हैं, जिनको रोज़ तो नहीं बोलेंगे, पीरियड्स हैं 7। तो ऐसा है। अब आपने इन सब के शॉर्ट फॉर्म भी पढ़े रखे होंगे, जैसे कि हलीना ने करी रब से फरियाद, हैनी आगे कर 0 रन, ठीक है। फिर कल बाहर आई एंटी, ये वाला मेरा फेवरेट है। ओल्ड स्टाइल से टीपो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, बैगन आलू गाजर इन थेला। ये कुछ कॉमन निमोनिक्स हैं जो कि अपन सब पढ़ते हैं। मैंने बस जनरलाइज ऐसे बता दिया, वैसे तो मेरे को पता है आपके निमोनिक्स इससे भी बेटर होंगे। तो ये सब कुछ निमोनिक्स थे। फिर अपन देखते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर जो है 100 से ज़्यादा है। तो असल में ये तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अब 100 से ज़्यादा है तो 3 डिजिट होंगी, जैसे कि 118 मतलब 18 ही एलिमेंट है, ठीक है। जिनका 100 से ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, तो उनके बारे में ही अपने को पढ़ना है। तो इसका जो है कितना सिंपल है, 0 नील, सिंपल। एक का अन, फिर यहाँ से तो अपन वही बाय ट्राई क्वाड पेंट हैग्स सेप्ट ऑक्ट, और यहाँ पे 9 का उन्होंने रखा है एन, ठीक है। नॉन नहीं है, एन है, सिंपल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। वो अपन समझते क्या करना रहता है। तो अब इसमें 3 डिजिट रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसमें सबको उनके से, जैसे अन 1 अन 0 नील, फिर 1 अन। अब ये 3 जो लिए, फिर इनसे बनना अन नील, और फिर लास्ट में ईएम लगाना है, तो अन नील अन ईएम। कितना प्यारा नाम है। इस एटम को अपन बोलते हैं मेंडेलिवियम, ठीक है। तो कितना सिंपल है ये तो बहुत इजी रहता है, और कई बार क्वेश्चन आता है तो इजी रहेगा ये समझने के लिए, ठीक है। अब असल में ये देखिए, जो 18 एलिमेंट है उनके इन लोगों ने नाम दिए, जैसे मेंडलीवियम नोबलियम। तो मैंने असल में इनका ना एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था, तो अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब अगर आपको इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझनी है तो आपको इसके लिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि सेकंड चैप्टर है बुक का, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं ये बता दूंगा आपको सारी चीज़ें कि हाँ ये एन है, लास्ट में एस आता है, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक। तो वो सब चीज़ आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। इसे भले से इस चैप्टर में इंक्लूड करा है, पर ये मेनली पार्ट जो है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही है। जैसे कि एस ब्लॉक जो है उसके अंदर 2 शेल रहते हैं, और जो इसका एन जो है, एन इसमें इसमें एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेप बता रहा है, ये सब है असल में, ठीक है। अब ये सब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ही सही से पता चलेगा। अभी आप सिर्फ इसकी चाहे तो कन्फिग्रेशन रट सकते हैं, जैसे कि एस ब्लॉक में लास्ट में ऐसे ही रहेगा, बस इसका जो एन है वो बदल जाएगा 2 to 7 के बीच में, ठीक है। पी ब्लॉक है, इसके लास्ट में पी रहेगा, इसका एन जो है वो बदलेगा, 2 to 7 हो जाएगा, मतलब 2 से 7 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि 7 ही पीरियड्स हैं ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अब जैसे अपन देखें z इज टू 21 टू z इज टू 30। तो अगर अपन देखें इसमें एक बार देख लेते हैं 4D सीरीज़ का z इज 39 टू z लैंथोनाइड सीरीज़ है, इंटर ट्रांजिशन सीरीज़ होती है ये। तो असल में ट्रांजिशन ग्रुप जो है उसी में ही इन्होंने एक F और F ब्लॉक अलग, प्लस में ही F ब्लॉक अलग हुआ है। उसमें एक लैंथोनाइड सीरीज़ है, एक एक्टोनाइड सीरीज़ है। तो लैंथोनाइड सीरीज़ जो है वो Z58 से 71 तक है, और जो एक्टोनाइड सीरीज़ है वो Z90 टू 103 में। एक बार आप कहें तो इसको अपन उसमें देख लेते हैं, स्लाइड में जाके देख लेते हैं अगर आप कहें तो। ये देखिए ये रहा, ये Z21, ये 3D सीरीज़ है। इसमें आप देखिए 21 से 30 तक वो कर रहा है। फिर ये 39 4D सीरीज़ है, ये 39 से 48 तक वेरी कर रहा है। ये लेंथेनॉइड सीरीज़ है जो कि 58 से 71 तक वेरी कर रही है। और ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है जो कि 90 से 103 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। तो अपन वापस चलते हैं और वही पढ़ते हैं। अपन ट्रेंड्स देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रेंड जो है वह है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या है, तो अगर अभी एटॉमिक रेडियस जो है वो बेसिकली ये इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो मेटल है या नॉन मेटल, ठीक है। तो कोवेलेंट और जो मेटेलिक रेडियस है उसी को एटॉमिक रेडियस करते हैं, बस वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो एक मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस जो है, अब जो दो कंपाउंड है, अब उन्होंने एक बॉन्ड बनाई है, ठीक है। उस बॉन्ड डिस्टेंस को जो है जब उसका हाफ करेंगे उसको बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस।
तो मेटेलिक रेडियस जो है वो एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है जो कि मेटल को कोर्स को ना वो करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। उसका हाफ करेंगे ना तो मेटेलिक रेडियस आ जाता है, ठीक है। फिर अपन अगला पढ़ते हैं आयोनिक रेडियस। अब आयोनिक रेडियस जो है उसमें जो आयोनिक रेडियस है उसको अपन देख सकते हैं बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। अब जैसे कि F माइनस, O2 माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस। अब इनकी अगर रेडियस पता करनी है तो इनके आयंस के बीच में कितनी डिस्टेंस है उससे अपन इसकी आयनिक रेडियस पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और एक और बहुत ही बड़ी बात कि कैटायन जो है उसका पेरेंट एटम से ना, कैटायन जो है उसके पेरेंट्स एटम से छोटा रहेगा और एनायन जो है वो उसके पेरेंट पेरेंट एटम से बड़ा रहेगा। अब इसका एक निमोनिक है बहुत प्यारा कि कैटायन मतलब काट काट जा, ऐसा। तो कैटायन जो है वो काट जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे एनायन जो है वो बोलेगा आन दे आन दे आन दे। तो एनायन का जो पेरेंट एटम है वो बड़ा रहेगा, ठीक है। और मतलब पेरेंट एटम नहीं, सॉरी, एनायन जो है वो बड़ा रहेगा उसके पेरेंट एटम से, ठीक है। अब अगला जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसमें एटम्स अलग अलग हैं पर उनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम है। जैसे कि देखो O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस। अब इन सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 10। कैसे? O2 माइनस, इसका कितना है एटॉमिक नंबर? 8। 8 + 2, उसमें मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, ठीक है। उसमें प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 10। F माइनस, 9 इलेक्ट्रॉन है अंदर, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करा, कितना हो गया? 10, ठीक है। Na प्लस, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक हटा दिया अपन ने तो कितना होगा? 10, ठीक है। सिंपल है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है कई बार, तो आप ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एंथैल्पी जो है वो एक एनर्जी होती है कि अपन किसी भी एटम से ना कैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, उसको एक गैसियम मतलब एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में बनाना चाह रहे हो, उसको बोलते हैं अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा रहेगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और इसको अपन आगे भी बोल सकते हैं कि फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा रहेगी। अब क्यों? ठीक है, देखो ये इस इधर भी वही बात लिखी है, इसमें रीज़न दिया है। ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, वो अफेक्ट करती है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप इस चीज़ को कैसे समझेंगे? अब देखिए ये एक अपन ने संतरा लिया है, बहुत बढ़िया सा संतरा, एकदम खतरनाक। अब ये देखो अंदर एकदम भसड़ मची, अब अंदर एकदम भसड़ मची, ठीक है। तो अब मैं अपन देखते हैं, अब जब इसका अपन ने पहली लेयर हटानी है अपने को, तो पहली लेयर बहुत आसानी से हट जाएगी। अब संतरे की या फिर ज़मीन को लेकर देखो, ज़मीन में अपने को गड्ढा करना है, अपन पहली लेयर में आराम से गड्ढा कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपन ने, चलो पहली लेयर में बहुत ही प्यार से गड्ढा कर दिया, ठीक है, वो जाता है उसमें, क्योंकि कम स्क्रीनिंग थी और कम उसकी प्रोटेक्शन थी, ठीक। पर जैसे ही अपन अंदर जाते हैं तो गड्ढा करना उतना ही मुश्किल हो जाता है ना ज़मीन के अंदर। तो क्योंकि स्क्रीनिंग बढ़ जाती है, काफ़ी टाइटली अटैच होते फिर एटम और उनकी, फिर नहीं कर पाते अपन। तो इसी वजह से जो आयनेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती रहती है, समझे। तो देखिए आपको अगर ये एग्जांपल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करी है थोड़ा स्लाइड्स वगैरह बनाने में भी, तो देख लीजिएगा। अब अगला जो है आयनाइजेशन एंथैल में भी कुछ एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं तो 2p इलेक्ट्रॉन जो है बोरोन के, 2 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूँ। अब इसमें जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरोन के, अब भाई साहब वो ज़्यादा सील्डेड रहते हैं, समझे। अब इसमें जो 2p इलेक्ट्रॉन है बोरोन के वो ज़्यादा मतलब शील्डेड रहेंगे देन 2s इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज स्लाइटली लेस देन डेट ऑफ बेरिलियम। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है बोरोन की वो कम होती है बेरिलियम से, समझे। अब बोरोन जो है वैसे तो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो ग्रुप 13 में वो है, ठीक है, और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। तो जो असल में बोरोन की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, पर क्योंकि अपन ने पढ़ा कि इसके अंदर शील्डिंग ज़्यादा होती है 2p इलेक्ट्रॉन में इसके, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी जो बेरिलियम की है वो ज़्यादा हो जाती है, समझे। एक और एग्जांपल, नाइट्रोजन एटम को देख लो, इसमें जो 2p इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल में रहते हैं, वेरेज जो ऑक्सीजन एटम है उसमें 2 से 4, मतलब 4 में से 2 जो है वो 2p ऑर्बिटल में रहते हैं, जो कि रिजल्ट कर देते हैं इंक्रीज रिपल्सन, मतलब जो कि रिपल्सन को ना बढ़ा देते हैं। तो इसलिए एन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ना वो ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा होती है, समझे। अब नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब वही एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। देखो इट इज़ द एंथैल्पी
चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस न्यूट्रल एटम, ताकि वो कन्वर्ट कर सके उसको एक नेगेटिव आयन में, समझे। तो मैंने आपको बता ही दिया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है ताकि वो नेगेटिव न्यूट्रल से नेगेटिव आयन में हो जाए, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ O एंड F इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ सक्सीडिंग एलिमेंट ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रेक्शन। तो O मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि उनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण उनकी जो सक्सीडिंग एलिमेंट होती हैं उनकी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बढ़िया, समझे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आया है, ये क्वालिटी होती है, समझे, क्वालिटी जो कि मेज़र करती है एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल बॉन्ड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे। अब किसकी कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, ये कैसे पता करेंगे कि वो कितनी जल्दी किसी इलेक्ट्रॉन को ना पकड़ पा रहा है ताकि वो एक बॉन्ड बना सके, समझे। उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझे। मस्त फिनोमेना है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, F is most electronegative element while the electron gain enthalpy of Cl is most negative, समझे। अब F की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F ही है। अभी अपन आगे ट्रेंड्स में मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया, उसमें देखेंगे। तो F जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की ज़्यादा है, समझे। मतलब क्लोरीन की ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज मोस्ट नेगेटिव। ऐसा काफ़ी झूलदार है भाई, दिखना पड़ेगा, इसका एग्जेप्शन ज़्यादा अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था वो अपन देखते हैं। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो देखो कि ये देखो राइट में जाते हैं तो बढ़ रही है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की होनी चाहिए थी, वो इधर आता है। पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, Cl की है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl की है, समझे। वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो जब राइट में जाएंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस देखते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा कोई एग्जेप्शन नहीं है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी कोई एग्जेप्शन नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बढ़ेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई जाहिर सी बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी ऊपर के साइड, जैसे जैसे अपन ऊपर साइड जाएंगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। इसमें एग्जेप्शन आपको बता ही दिया है कि Cl की ज़्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे लेफ्ट साइड में आएंगे तो बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर साइड आएंगे राइट साइड तो बढ़ेगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन है ना। तो जैसे अपन यहाँ पे आएंगे राइट साइड तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब इसमें मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे तो अगर इधर साइड जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर साइड जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अपन ने पीरियोडिक टेबल में देखा ही है, देखो आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये देखो, जो ग्रीन से है वो नॉन मेटल्स है, ये मेटलॉइड है, और ये तो न्यूट्रल एटम है, और ये मेटल्स हैं। तो देखो इसमें आपको पार्ट कट करना पड़ेगा, कैमरा मैन कट प्लीज़, सच नहीं है। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो ग्रीन कलर से है वो मेटल्स हैं, जो ब्राउन कलर से है ये जो दिख रहे हैं ये नॉन मेटल्स है, ये मेटलॉइड्स हैं, मतलब ये मिक्सचर है कि कुछ तो है, और ये न्यूट्रल एटम्स है, समझे। जैसे जैसे देखा अपन इस साइड जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, इस साइड जा रहे हैं तो मेटलिक कैरेक्टर वो हो रहा है ना। चलो इसको हटा दो जेड को, ठीक है, रुकना 2 मिनट। पहन लेते हैं अपन वापस से, और वापस अपन अपनी स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो अपन अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ट्रेंड पढ़ेंगे। तो अब आपको पता है वैलेंसी कितनी रहती है, सभी इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ 8 रहती है वैलेंसी, ठीक है। तो बस वही लिखा है इसमें भी कि वैलेंसी जो रहेगी वो या तो 8 के बराबर रहेगी या 8 से नीचे रहेगी या 8 के बराबर रहेगी। सेकंड पीरियड जो है वो कई सारे एनामलस बिहेवियर शो करता है, जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप जो है एक बहुत बड़ा एग्जांपल है इस एनॉमलस बिहेवियर का, ठीक है ना। तो ये होता क्यों है असल में, ये इस वजह से होता है कि उनका साइज जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है, लार्ज चार्ज रहता है, लार्ज रेडियस रेशो रहता है, इनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये लोग करते रहते हैं ये सब झोल झाल। और एनामलस मतलब
कुछ भी मतलब अलग बिहेवियर दिखता है इनके पूरे ग्रुप से, तो वो इसी वजह से दिखता है जो मैंने आपको बताया। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो कई सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं, उनके ग्रुप से हट के कुछ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। क्यों करते हैं वे शो? क्योंकि उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्ज रहता है और काफ़ी बड़ी उनकी रेडियस और रेशो होता है, उनका काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उनकी, जिसकी वजह से ये सब वो शो करते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता ही दिया है, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से कई हद तक सिमिलरिटी शो करता है, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी शो करता है, समझे? ऐसा ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, पूछ लेते हैं और देखते हैं। अब जो नॉर्मल ऑक्साइड जो फार्म्ड होती है वह एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब जो मेटल जो ऑक्साइड फार्म करता है ना वो बेसिक होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। वहीं पे जो ऑक्साइड फार्म्ड हुआ एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट, जैसे एक्सट्रीम राइट पे जो है वो एसिडिक वेब्स ऑक्साइड शो करता है, जैसे Cl2O7, ये एसिडिक वेब्स होती है। और ये जो है बेसिकली ये जो है ना ये नॉन मेटेलिक होते हैं, तो ये एसिडिक बनाते हैं, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज रहता है इन पर। अब ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक बनाते हैं, जैसे जो सेंटर में रहते हैं ना जो एलिमेंट, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी होती है, जैसे कि CO NO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आप कंफ्यूज ना ही होइए, मतलब आप एम्फोटेरिक सुन के ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये जो है एसिडिक उसमें बिहेव, मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक बिहेव करती है बेस में और बेसिक बिहेव करते हैं एसिड्स में, ठीक है। वहीं पे जो न्यूट्रल ऑक्साइड रहती है वो उनका ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं रहती कि वो कहीं पे एसिडिक शो कर रही है कहीं पे बेसिक, वो न्यूट्रल रहती है सब जगह, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जिसकी मैंने बात करी थी वीडियो में, जैसे कि द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसकी मैंने बात करी थी इस वीडियो में, जैसे कि जो एलिमेंट ग्रुप 1 है वो अल्कली मेटल है और ग्रुप 2 और जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, अपन ने पढ़ा भी था। अब एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 to 18 इनको अपन बोलते हैं भाई साहब पी ब्लॉक, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे भी। एस ब्लॉक तो हट गया है एनसीईआरटी में से, पर पी ब्लॉक का कुछ पार्ट जो है एनसीईआरटी में से तो हट गया है, पर नीट और जेई में कुछ आएगा तो इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो इसी पर रहेगी। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स टुगेदर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये एक सवाल है, ये मेरे नीट के टाइम पे आया था कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन होता है, ठीक है। तो ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट जो है इनको साथ में मिलाते हैं ना तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर ग्रुप 17 एलिमेंट जो है उनको अपन बोलते हैं हेलोजेंस, तो पता ही होगा आपको। ग्रुप 16 एलिमेंट जो है उनको बोलते हैं चार्कोजेंस। ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ जोर करके क्योंकि ये मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, ये आया था नीट के उसमें। अब इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में और देखते हैं। एलिमेंट जो है ग्रुप 3 और 12 के उनको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, ये तो पता ही है। ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? ट्रांजिशन मेटल जो है वो एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन एस ब्लॉक एंड ग्रुप 13 के एलिमेंट के बीच में, ठीक है। मतलब पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में ये ग्रुप ब्रिज बनाते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं अपन। अब जो 2 रोज जो है एलिमेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मतलब जो पीरियोडिक टेबल की जो सबसे नीचे जो टेबल दी होती है ना दो, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की, उसको अपन बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। या फिर इस पे से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब आपको एलिमेंट का नाम दे देंगे यूरेनियम के बाद वाला और फिर आपको पूछेंगे इसमें से कौन सा ट्रांस यूरेनियम मेटल है और कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ठीक है। तो बस यहीं तक का था, और धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहे। और इसी तरीके की और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।